हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का हाल बहुत बढ़िया होगा और आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को हिंदी के पेपर में आपको मातृभूमि में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा होगा कि हम लोग मातृभूमि को बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें कि हम लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं और हमें वह चीज़ याद भी हो जाए। ठीक है ना। आप किताबों को, गाइडों को पलट पलट कर देखते होंगे तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई आपको दिख रहा होगा। तो आप लोगों को ये कठिनाई तो होता ही है कि यार कितना तैयार करें, इतना सारा चीज़ है, क्या क्या कैसे तैयार करें। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आज आप सभी को इन सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप लोगों को मातृभूमि के टेंशन से छुट्टी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे सरल तरीका है। अगर आप लोगों ने इसे ईमानदारी से देखा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे किस तरीके से आने वाले मातृभूमियों को लिखना है। तो आप जानते हो जो हमारा मातृभूमि होता है वह 3 सर्ग में बटा हुआ है। कितने सर्ग में? 3 सर्ग में। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग। ठीक है। तो तीनों सर्गों को मैंने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट बता दिया है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस नाते हमने सोचा कि भाई तीनों सर्गों को एक ही वीडियो में करा दे ताकि हमारे जो भी प्यारे दोस्त हैं, प्यारे साथी हैं, उनकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाए। इधर उधर भटकने से उनका समय ही बस खराब होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में क्या है भाई? आज़ाद का उदय और संघर्ष। हम प्रथम सर्ग में ये देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का उदय यानी जन्म कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ और इनका संघर्ष किस तरीके से रहा। ठीक है। तो लिखा है कि यह सर्ग चंद्रशेखर के बचपन और उनके नाम आज़ाद पढ़ने की गौरव गाथा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इस पहले सर्ग में ये जानेंगे कि चंद्रशेखर का बचपन में जो नाम था वो आज़ाद कैसे पड़ गया। ठीक है। और उनकी गौरव गाथा किस तरीके से है। ठीक है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला एक हेडिंग पड़ेगा पृष्ठभूमि की, है ना। इसमें लिखेंगे पृष्ठभूमि मतलब चंद्रशेखर के बारे में, मतलब पूरा थोड़ा सा बात करेंगे कि चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। लेकिन उनके रगों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था, है ना। तो ये आपका पृष्ठभूमि तैयार हो गया। बस आपको पृष्ठभूमि में इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये पृष्ठभूमि ये आपको बता रहा है कि भले ही इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था, लेकिन इनको अपने देश से बहुत ही अधिक प्रेम था, है ना। तो आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में हम क्या लिखेंगे, ये आपको पहले सर्ग में ही सब कुछ लिखना जो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि लिखना था, फिर दूसरा हेडिंग आपका है असहयोग आंदोलन। इसमें लिखेंगे आप कि जब गांधी जी ने 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया तो मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर सड़कों पर उतर आए। ठीक है।
तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 1921 ईस्वी में जब गांधी जी अपना आंदोलन शुरू किए थे तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 15 साल का था और ये 15 साल की उम्र में ही इस क्रांति में ये कूद पड़े थे, इस आंदोलन में भाग ले लिए थे, है ना। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। जब भाई भाग लेंगे तो सीधी सी बात है, उन्हें गिरफ्तार तो अंग्रेजों के द्वारा करना ही था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज थोड़ी ना चाह रहे थे कि ये सारे आंदोलन होवे, तो जो भी आंदोलन करेंगे तो उसे गिरफ्तार करना ही था। अदालती दृश्य, ठीक है, यह आपका अगला हेडिंग है अदालती दृश्य। इसमें हमने वो नहीं किया, अदालती दृश्य में देखिएगा। कह रहा अदालती दृश्य का मतलब क्या हुआ कि अदालत में क्या क्या हुआ उस घटना की हम बात करेंगे। कह रहा कचहरी में मजिस्ट्रेट ने उनसे प्रश्न पूछे जिसका उत्तर उन्होंने बड़ी निडरता से दिया, है ना। मतलब जब उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ करके अदालत में लाया गया तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से प्रश्न पूछे कि भाई जो भी पूछे होंगे, तो उन सारे प्रश्नों का जवाब इन्होंने बहुत ही निडरता के साथ मतलब बिना डरे हुए दिया। जैसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। फिर इनके पिताजी का नाम पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम स्वाधीनता है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ये पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरा घर जेल खाना है ना। तो इस तरीके से ये आपका पहला पृष्ठभूमि, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा अदालती दृश्य हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आपका रहेगा बेंतों की सजा। जब इतना सारा चीज हो गया तो इससे जो मजिस्ट्रेट था ना वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और गुस्से में हो करके वो कहा कि भाई इसे 15 बेत मारा जाए, है ना, क्योंकि ये हमारे साथ बदतमीजी वगैरह किया है, ठीक है। तो लिखा है कि क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी। हर बेंत पर चंद्रशेखर के मुंह से भारत माता की जय निकलता था, है ना। मतलब जैसे जैसे उसको मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को बेत मारा जा रहा था, पहला बेत मारे तो उन्होंने अपने हर एक बेत पर भारत माता की जय बोलते रहे। फिर इस घटना के बाद वे पूरे देश में आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये आपका पहला सर्ग पूरा कंप्लीट हो गया। बस आपको पहले सर्ग में इतना ही लिखना है। अगर आपकी मातृभूमि में आपसे पहला सर्ग पूछा जाता है तो आपको बस उतना ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे द्वितीय सर्ग में, ठीक है। द्वितीय सर्ग में हम ये जानेंगे कि क्रांति की ज्वाला कैसे भड़की और संगठन जो है वह किस तरीके से किया गया, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। कह रहा कि भाई यह सर्ग आज़ाद के क्रांतिकारी जीवन और उनकी महान प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। मतलब इस सर्ग में आपको बताया जाएगा कि आज़ाद जी का जो क्रांतिकारी जीवन था वो कैसा था और उन्होंने जो बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा ली, ठीक है, वो कैसे ली, किस तरीके से ली, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग द्वितीय सर्ग में जानेंगे। पहला इसमें हेडिंग पड़ेगा सशस्त्र क्रांति। तो कह रहा जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो आज़ाद का झुकाव क्रांतिकारी मार्ग की ओर हुआ, ठीक है। मतलब जो उन्होंने अपना जो आंदोलन चल रहा था या चला रहे थे उस आंदोलन को किसी कारणवश ये वापस ले लिए गांधी जी, ठीक है। लेकिन आज़ाद जी सोचे कि भाई इस तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ तो क्रांति करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा देश इन अंग्रेजों के चंगुल से छूटेगा, है ना। तो उन्होंने अपने को क्रांतिकारी की ओर झुका लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेनापति बने। मतलब उन्होंने अपना ही एक संगठन बनाया और उस संगठन का ये क्या बन गए, सेनापति बन गए, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्रांति का ज्वाला इनके अंदर जो भड़का और भड़कने से ये अपना एक संगठन बनाते हैं कि भाई इस तरीके से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें आज़ादी चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा।
तो उन्होंने एक संगठन तैयार किया। फिर बात आई काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ, कह रहा भाई देश को आज़ाद कराने के लिए धन की आवश्यकता थी। सीधी सी बात है कि बिना धन के आप देश को आज़ाद नहीं करा सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई जो भी काम कर रहे थे उनको खाने पीने के लिए, फिर बंदूक वगैरह खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए था ना। तो वही चीज़ है, इसलिए आज़ाद ने अपने साथियों जैसे बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां आदि के साथ मिलकर काकोरी में सरकारी खजाना लूट लिया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये सारे लोग मिल करके क्या किए भाई, तो काकोरी कांड में जो रेलगाड़ी जा रही थी उसमें सरकारी धन रखा हुआ था, उस सरकारी धन को इन्होंने मिल करके क्या किया, लूट लिया। आगे चलते हैं। आगे में सैंडर्स का वध है, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आपको ऐसे लिखना है। सैंडर्स का वध कैसे हुआ भाई, लाला लाजपत राय की लाठियों से हुई मौत का बदला लेने के लिए आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। जब लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब मिल करके साइमन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगा रहे थे, ठीक है। तो उस समय अंग्रेज इतने ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने लाठी चार्ज करा दिया। लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को इस तरीके से लगा कि वहीं उनका निधन हो गया, जिस कारण से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी के खूनों में इतना उबाल आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सैंडर्स को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसे भाई मार करके खत्म कर देना, क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय को लाठियों से मार डाला है। फिर आगे है भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब बहुत कठोर प्रतिज्ञा। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे जीते जी कभी अंग्रेजों की जेल में नहीं जाएंगे और ना ही उनके हाथ आएंगे। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कठोर प्रतिज्ञा लिया था कि धरती इधर से उधर हो जाए, सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अंग्रेजों के जेल में नहीं जाएंगे और ना ही उनके द्वारा कभी पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके से हमने द्वितीय सर्ग को कंप्लीट कर लिया है ना। तो द्वितीय सर्ग में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप द्वितीय सर्ग को इस तरीके से आप लिखेंगे। तो कितना मजा आ रहा होगा ना, कितना आसान से है ना, बहुत सरल तरीके से मैंने लिखा बाबू। अब बात करेंगे तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में क्या है, अंतिम बलिदान, ठीक है ना। तृतीय सर्ग में हम देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद अपना बलिदान अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए कैसे कर दिए, जो कि ये बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दुखद घटना है। इसको बहुत ही मार्मिक तरीके से भी हम लोग सुनेंगे। कह रहा यह सर्ग अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है, ठीक है। जो मैं जिस सर्ग की बात करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ, ये जो सर्ग है ना बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दुखद है, ठीक है। और यहाँ दुखद होने के साथ साथ ये इससे प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है। ये घटना जो है, मतलब इस सर्ग में हम जहाँ जिस घटना की बात करें वह इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज कहलाता है, उसमें एक अल्फ्रेड पार्क है, उस घटना की क्या है, वर्णन है यहाँ पर, है ना। चलिए देखते हैं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। एक गद्दार, अपना गद्दार का मतलब क्या हुआ कि जो कहने के लिए तो अपना था, लेकिन वह दुष्ट जो भी है वह अंग्रेजों से मिला हुआ था, इस नाते उसे गद्दार का नाम देना बहुत जरूरी है। एक गद्दार की सूचना पर पुलिस ने आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से घेर लिया, ठीक है ना। अपने देश में ही ऐसे अभी भी गद्दार हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे, पिछले समय में भी थे। तो उन्होंने उसने सूचना दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय अल्फ्रेड पार्क में है। तो ये सूचना पा करके अंग्रेज के पूरे जितने भी सैनिक थे वो सब आ करके चंद्रशेखर आज़ाद को चारों ओर से घेर लिया, है ना। फिर
वीरतापूर्ण संघर्ष। फिर उन दोनों के बीच में गोलियां चलाई गई, चली एकदम चारों ओर से केवल गोलियां को बौछार चले थे और उसमें चंद्रशेखर आजाद एक अकेला शेर की तरह से दहाड़ रहे थे। आजाद के पास केवल एक पिस्तौल थी, ज्यादा पिस्तौल नहीं थी। अगर और भी रहा होता ना तो कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इतने ज्यादा निडर स्वाभिमानी थे। पुलिस की पूरी टुकड़ी वे अकेले ही पेड़ों की ओट लेकर लड़ते रहे और कई पुलिस वालों को घायल कर दिए, है ना। मतलब वो इतने वीरता पूर्वक लड़ रहे थे कि पुलिस चारों ओर से गोलियों की बौछार कर रही थी, लेकिन वह एक पेड़ की आट ले करके वह उन अंग्रेजों से लड़ रहे थे, है ना। और इतना होने के बावजूद भी वह अंग्रेजों के सैनिकों को, बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने क्या कर दिया, घायल कर दिया था। बलिदान, महाबलिदान। जब पिस्तौल में अंतिम गोली बची तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं इस गोली से मरूं तो अपनी आज़ाद रहने की प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, है ना। उन्होंने सोचा भाई एक गोली है, अगर मैं एक गोली मारूंगा तो हो सकता है उसका एक सैनिक मर जाए, लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा, जो कि मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा, ना ही अंग्रेजों के जेल में कभी जाऊंगा। ठीक है, इस नाते उन्होंने सोचा कि क्यों ना ही मैं इस गोली से अपने खुद को मार लूं ताकि मेरी प्रतिज्ञा का लाज बच सके। उन्होंने वह अंतिम गोली खुद को मार ली और भारत माता की गोद में सदा के लिए सो गए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। निष्कर्ष क्या निकलता है, आजाद जी मरकर भी अमर हो गए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के पुंज बन गए। ठीक है ना, कहने के लिए तो मर गए लेकिन वो कभी नहीं मरे, वो आज भी अमर ही हैं। अमर हम लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा बसे रहेंगे। तो इस तरीके से हमने मातृभूमि में चंद्रशेखर आजाद के तीनों सर्गों में होने वाली घटनाओं को विस्तार पूर्वक जाना है। अगर आप मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप लोग ऐसे ही आने वाले बोर्ड एग्जाम में अपने कापियों में इन सर्गों को लिखते हो तो यकीन मानो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये काफ़ी बेहतर, काफ़ी यूनिक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बकिया मिलते हैं इसके अगले वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र चित्रण, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो भी आपका पूछा जाता है। तो आपको अगली वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र चित्रण पर होगी। आप बस इतना पढ़ करके जाना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।